अब हम बढ़ेंगे सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंतर्गत है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहला है उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और उसको अन्य जो शक्तियाँ दे सकता है जितना वो आवश्यक दे रहे हैं, अर्थात हाई कोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर उसको डेलीगेट करता है। सेक्शन 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, उसमें भी वही सिस्टम है सेक्शन 13 के बराबर कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन ऐसा पद धारण करता है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट ऊपर नियुक्त कर सकता है और इसका वो टेन्योर है वह भी 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। टेन्योर का इसमें एक्सटेंशन किया जा सकेगा। सेक्शन 19 के अंतर्गत है महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो इसमें है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अवर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। 19+2 के अंतर्गत है उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजनों के लिए यह परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। 3 में है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों के कार्य के बारे में समय समय पर नियम बना सकता है, अर्थात जैसे वहाँ CGM साहब को शक्तियाँ थी, यहाँ जो CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब को ही शक्तियाँ हैं कि वो इस प्रकार के जो JMs हैं जिनको हम यहाँ महानगर क्षेत्र में MMs कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कहेंगे, उनको पावर बनाने का उनको राइट है। अब यहाँ सेकंड फेज स्टार्ट होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सेक्शन 20 से। सेक्शन 20 में है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत है सेक्शन 20 में कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने की वह आवश्यक समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, जिसमें से एक को वह जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकेगी और वह राज्य सरकार इस प्रकार जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने के लिए वह सशक्त है, उपखंड के स्तर पर भी वह ऐसी कार्रवाई कर सकती है। सेक्शन 21 में है स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स SEM स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 21 में राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के लिए उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थापना जो कि है वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्ति कर सकती है जितना कि वह आवश्यक समझे। अब सेक्शन 22 के अंतर्गत है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। तो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उनकी परिसीमाओं को निश्चित कर सकता है और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। सेक्शन 23 के अंतर्गत है कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होंगे, यानी कि अपर जिला मजिस्ट्रेट और भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ जो कि होंगे। और 23+2 के अंतर्गत है जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में नियम बना सकता है या स्पेशल जो ऑर्डर्स है वो स्पेशल ऑर्डर्स इसके अंतर्गत दे सकता है। अब हमारा थर्ड फेज CRPC का स्टार्ट होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। सबसे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट पढ़ा, उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पढ़ा। जुडिशल और एग्जीक्यूटिव में भी हमने स्पेशल मजिस्ट्रेट्स पढ़े। अब स्पेशल मजिस्ट्रेट्स के बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक। तो लोक अभियोजक सेक्शन 24 में दे रखा है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से यदि परामर्श करती है तो वह एक उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन अपील या अन्य कार्रवाई के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त करने का उसके अंतर्गत प्रावधान है। 24+2 के अंतर्गत दे रखा है केंद्र सरकार किसी जिले के अंतर्गत या स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत मामले में एक या अधिक लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। और 24+4 के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में
लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं। तो ये पैनल की जो बात आती है ये इम्पोर्टेंट हमारी है। इसके अलावा 24/6 के अंतर्गत दे रखा है कि 24/5 के अंतर्गत भी किसी भी अंतर्गत होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के अंतर्गत अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर है वहाँ राज्य सरकार कैडर करने वाली व्यक्तियों में से ही अपर या लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। तो कुल मिलाकर सेक्शन 24 के अंतर्गत लोक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वो दे रखा है। सेक्शन 25 की जहाँ हम बात करें वहाँ सहायक लोक अभियोजन के अधिकारियों के बारे में दे रखा है सहायक लोक अभियोजक। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार भी अगर ऐसा करवाना चाहे तो वह करवा सकती है। इसके अलावा इसका सब क्लोज 2 इसमें जो दे रखा है वो है कि कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन है। और लास्ट इसमें जो कोर्ट्स के बारे का जो हमारा है उसमें है अभियोजन निदेशालय प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट सेक्शन 25A के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत है राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकती है जिसमें एक तो अभियोजन निदेशक होगा और उतने अन्य उपनिदेशक होंगे जितना कि वह आवश्यक समझे। लेकिन अब यहाँ हायरार्की चलेगी, अर्थात सुपीरियर अभियोजन निदेशक होगा तो प्रत्येक अभियोजन जो उपनिदेशक है वो अभियोजन निदेशक के अधीन कार्य करेगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के अंतर्गत इस धारा के उपबंध राज्य सरकार के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। तो जहाँ तक महाधिवक्ता की हम बात करते हैं सेक्शन 1 आर्टिकल 165 संविधान के अंतर्गत जो इसमें महाधिवक्ता के बारे में एडवोकेट जनरल के बारे में प्रावधान है। और जहाँ तक हम कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल की बात करते हैं, महान्यायवादी की बात करते हैं, 76 जो आर्टिकल है संविधान का उसके अंतर्गत उसका प्रावधान है। तो आज की हमने जो कक्षा थी उसमें हमने चैप्टर 2 जो है जो दंडिक न्यायालयों के वर्गों के बारे में है उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने स्टडी की। आगे की आपकी जो कक्षा है उसमें आपको पावर्स ऑफ द कोर्ट यानी न्यायालयों की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, चैप्टर नंबर 3। तो आज तक की हमने कक्षा में चैप्टर 1 भी पढ़ा और चैप्टर 2 भी पढ़ा। नेक्स्ट कक्षा में मैं चैप्टर 3 से आपको स्टार्ट कराऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कोर्ट्स हैं जो हमने चैप्टर 2 के अधीन बनाए हैं, चैप्टर 2 के अधीन जिन कोर्ट्स को हमने स्थापित किया है उन कोर्ट्स की पावर कहाँ तक विस्तृत की गई हैं, कहाँ तक वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और CRPC के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिन व्यक्तियों ने IPC के अधीन कोई भी अपराध कॉन्स्टिट्यूट किया है अर्थात अपराध किया है उन अपराधों को किस प्रकार से हम एक प्रोसीजर के माध्यम से उनको दंडित करवा सकते हैं और एक सफल न्याय प्रशासन के अंतर्गत एक सहयोग दे सकते हैं। तो आगे कक्षा में मैं आपको चैप्टर 3 जो पावर्स ऑफ द कोर्ट्स है उनके बारे में पढ़ाऊँगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।